So hello everyone, once again welcome back to the online classes and today we are going to discuss the second chapter of class 10th. आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर और इस चैप्टर में लास्ट चैप्टर की तरह हम कवर करेंगे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं आज तक, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग, जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर साथ के साथ बताते चलूँगा। सो बेटर होगा कि आप एक पेन लेके बैठें और साथ के साथ उसको अंडरलाइन कर लें या नोट कर लें। साथ में वर्ड मीनिंग जितने भी हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वर्ड मीनिंग क्योंकि अगर आप कर लेते हो एक बार तो इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे फ़ायदा होता है आपका राइटिंग स्किल्स। जब आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो उसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग्स को ध्यान से समझते हुए चलना। इसको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जब तक मैं होता हूँ गायब, आप मुझे बताइए इसमें बहुत ही बेसिक एक जो वर्ड दिया हुआ है स्क्रीन पे, दैट इज़ अपर्थेड। इसका मतलब क्या होता है मुझे आप ये बताइए। ओके, वर्ड इज़ हियर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? अपर्थेड। और ये वर्ड जो यूज़ किया गया है, ये यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ कि यहाँ पे ये सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आई होप सभी का आंसर आ गया होगा। बहुत ही इजी तरीके से मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखिए, इसको समझने के लिए अपर्थेड सिस्टम को मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या होता है, रिजर्वेशन सिस्टम यानी कि कास्ट सिस्टम चलता है, ठीक है। कास्ट सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे लोगों को बांटा हुआ है हमने कैटेगरीज में, SC, ST, OBC और जनरल, ठीक है। ये 4 कैटेगरी यहाँ पे बटी हुई है इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा भेदभाव लोगों के साथ नहीं होता है। जो ये चैप्टर की कहानी है इसके अंदर क्या होता है कि साउथ अफ्रीका के अंदर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है इस सिस्टम के थ्रू। ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है और वहाँ पे किस हिसाब से उनके ऊपर भेदभाव किया जा रहा है, SC ST कास्ट सिस्टम के हिसाब से नहीं, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है वो हो रहा है कलर के हिसाब से, ठीक है। अगर आप ब्लैक हो या वाइट हो, वाइट और ब्लैक के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस किया जा रहा है और इसी चीज़ को लेके हम ये सारे का सारा चैप्टर आज कवर करेंगे। सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे, आज तक जो क्वेश्चन आए वो सारे भी देखेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के बारे में कि ये जो चैप्टर है ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, नेल्सन मंडेला जी की, उनकी ये ऑटोबायोग्राफी है। और इसके अंदर एक हिस्टोरिक इवेंट दिया हुआ है। हिस्टोरिक इवेंट मतलब क्या है, ये आपको डेट याद कर लेनी है, वैसे एग्ज़ाम में आती तो नहीं है। 10 मई 1994 को पहली बार वहाँ पे क्या हुआ था, जो हमारे राष्ट्रपति थे, वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या लिया था, शपथ ली थी, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, मैं बता देता हूँ। बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो वैल्यू बेस आने के चांसेस बनते हैं। यहाँ से थोड़े बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पे जनरल इलेक्शन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। तो हमारे पास पार्लियामेंट हाउस है जिसमें लोकसभा, जब PM के इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट लोकसभा में इलेक्शन होते हैं, जिसमें कि यहाँ पे कितनी सीटें, 545 सीटें हैं। सेम उसी तरीके से वहाँ पे भी इलेक्शन हुए हैं और वहाँ पे इलेक्शन में टोटल सीटें कितनी थी, 400 सीटें थी, जिसमें से कि मंडेला जी की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस कितनी सीटें ले गई, 252 सीट्स वो जीत जाते हैं और वो बनते हैं वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है। अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार ये होता है कि वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। अब देखिए, अब एक सेरेमनी हो रही होती है, जैसे कि हमारे यहाँ सेरेमनी होती है 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, जो बड़े बड़े ओकेजन होते हैं। सेम इसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझनी है, किस तरीके से सीन हो रहा है वहाँ पे जुबलिएंट में। और ये जो जगह है प्रिटोरिया, ठीक है, यहाँ पे एक सेरेमनी चल रही है और जहाँ पे कितने मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन एंड वुमेन, ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय। सभी भाई, जैसे हम यहाँ हमारे यहाँ खुशी मनाते हैं 15 अगस्त या 26 जनवरी पे, सेम माहौल वहाँ पे भी बना हुआ है। अब देखिए, अब हम इसको पढ़ते हैं, चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, ये कभी आती नहीं है एग्ज़ाम में, ना ये इतनी इंपॉर्टेंट भी बनती। यहाँ से ये फर्स्ट पैराग्राफ है, मैं इसको पढ़ूंगा और आपको साथ के साथ इसकी मीनिंग समझाते चलूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग। 2 वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं यहाँ पे, बिसाइज्ड बाय और एम्पी थिएटर। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्पी थिएटर, पहले ये समझिए एम्पी थिएटर का मतलब क्या होता है। एम्पी थिएटर एक ऐसा प्लेस है, जैसे कि मान लीजिए ग्राउंड टाइप है, कोई स्टेडियम है। स्टेडियम में क्या होता है, नीचे लोग बैठे रहते हैं, यहाँ पे ये सारे लोग बैठे हैं, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है, बेसिकली एक रूफ़ होती है, ठीक है। ये क्या बनाई मैंने, ये रूफ़ बनाई मैंने, ये लोग बैठे हैं यहाँ पे और इसके ऊपर क्या होती है, एक छत होती है। तो आप एक इसको इस तरीके से समझिए, जहाँ पे क्या ना हो,
रूफ ना हो, ठीक है, ये रूफ ना हो, इसको मैंने गायब कर दिया। सिर्फ लोग बैठे हुए, एक लोग बैठने की जगह, लोग जहाँ पे बहुत सारे बैठ सकते हैं ऐसी जगह, लेकिन वहाँ पे कोई छत ना हो, ठीक है। तो इसको हिंदी में अगर आप सर्च करोगे तो रंगमंच लिखा हुआ आएगा। या जैसे कि आप देखते हो जो देसी अखाड़े में जो कुश्ती होती है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, उन नीचे गड्ढा सा खुदा रहता है और यहाँ पे दो आपस में वो दोनों लड़ रहे होते हैं, ऊपर कोई रूफ वगैरह नहीं होती, तो उसी को हम एम्पी थिएटर बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप लिख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसके चांसेस बनते भी हैं और ये आपको अपने आंसर्स में भी राइटिंग जब आप करोगे तो इसका आपको इस्तेमाल करना है। सेकंड वर्ड जो यहाँ पे दिया हुआ है बिसाइड, इसका मतलब क्या होता है कि भाई किसी को घेर के खड़ा हुआ है कोई। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी खड़े हुए हैं ये, तो इनके यहाँ अगल बगल में बहुत सारे लीडर्स ने उनको क्या किया हुआ, कवर किया हुआ, यानी कि सब घेर के उनको खड़े हुए हैं। यहाँ पे ये मतलब हो कवर करना। अब देखो 10 मई की बात हुई है यहाँ पे, 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly beset by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leader on South African soil. अब क्या होता है कि साउथ अफ्रीका की धरती पे पहली बार ऐसी इतनी ज़्यादा गैदरिंग होती है, पहली बार इतने लोग आए हुए होते हैं। आज तक इतने लोग वहाँ पे कभी नहीं होती। गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है। और बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स वहाँ पे आए हुए होते हैं जो कि इनको घेर के खड़े हुए होते हैं। ये बात कब की है? 10 मई की। अब द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, ठीक है। सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। कहाँ पे हो रहा है? प्रिटोरिया के अंदर हो रहा है। बिल्डिंग एम्पी थिएटर का मतलब आप समझ जाओ, एक रंगमंच जहाँ पे क्या है, छत नहीं है भाई, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ चुके होंगे, इंटरनेशनल गैदरिंग हो रही है और लोग बाग आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या था, पहली बार फॉर डिकेड्स, यानी कि दशकों में, फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब पहली बार ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है जो कि एक वाइट गवर्नमेंट चल रही थी वहाँ पे, उसका अंत होके पहली बार एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है जिसके कि प्रेसिडेंट बनते हैं हमारे कौन? नेल्सन मंडेला जी। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑन दैट लवली ऑटमन डे आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर जिनानी ऑन द पोडियम। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट शोन इन एज अ डिप्टी प्रेजिडेंट। अब ये तो बनते हैं प्रेजिडेंट, डिप्टी प्रेजिडेंट कौन बनता है भाई? डिप्टी प्रेसिडेंट के बारे में कभी पूछा नहीं जाता है वैसे, पर अगर आप याद करना चाहते हो और 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हो, मे बी ये क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसको लिख सकते हो, मिस्टर डी क्लर्क। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ से हम थोड़ा सा। ये 3 पैराग्राफ अब जब हम पूरे कर चुके हैं तो ये फ़ोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपकी ये है नेल्सन मंडेला जी। और ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना, ये एक एक्सट्रैक्शन है। 2 चीज़ें समझो आप, क्या? एक होता है बायोग्राफी और दूसरा क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी और एक ऑटोबायोग्राफी। देखो ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, जैसे कि मैं राहुल, मैं अपनी क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी, मैं अपने जीवन के बारे में खुद ही सारी चीज़ें लिख देता हूँ, तो वो क्या कहलाएगी? ऑटोबायोग्राफी। लेकिन वहीं कोई और टीचर मेरे बारे में लिखता है, मेरी जीवन गाथा लिखता है, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी बायोग्राफी। यानी कि जब मैंने खुद लिखी तो वो ऑटोबायोग्राफी, किसी और ने लिखी मेरे बारे में तो वो होगा बायोग्राफी। तो ये क्या है? ये एक ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट है जो कि नेल्सन मंडेला जी ने खुद ही लिखी है। अब देखो यहाँ पे थाबो मेबकी वॉज फर्स्ट सोन इन अ फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट व्हेन it was my turn. I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people, to the assembled guest and watching world, I said. अब पहले जो थाबो मेबकी होते हैं वो स्वर्ण करते हैं एज ए डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद जब इनकी बारी आती है तो प्लेज मतलब क्या होता है? शपथ लेना। फिर ये शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद क्या बोलते हैं कि मैं आज से मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान के प्रति, इस रिपब्लिक, लोगों के प्रति, जितने भी गेस्ट होते हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा अपना कृतज्ञता दिखाते हैं। ठीक है, चलो। टुडे ऑल ऑफ अस बाय आवर प्रेजेंस कन्फर ग्लोरी। अब हम पढ़ रहे हैं ये वाला स्टेंजा सेकंड। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be shown a society of which all humanity will be proud. अब देखो क्या कहते हैं, न्यू बॉर्न लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है भाई आज़ादी, फ्रीडम।
ठीक है। तो वो बताते हैं कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है बहुत सालों के बाद कि लिबर्टी यानी कि हम सबको आज़ादी मिल रही है और अब हम एक नया एक्सपीरियंस, एक नई चीज़ का अनुभव कर रहे हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि इस ह्यूमन डिज़ास्टर में, जो कि बहुत लंबे समय से इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे काले लोगों के ऊपर, वो उन अत्याचारों को ख़त्म करके अब ये क्या है ह्यूमैनिटी के लिए आज क्या होगी, सोसाइटी बहुत प्राउड फील करेगी, बहुत ही अच्छा फील करेगी। अब देखो आउटलॉज ऑन कन्फर यहाँ पे एक फॉर्मल वर्ड की तरह यूज़ किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों वर्ड मीनिंग में से आपको कुछ याद करने की नीड नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests. अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में जितने भी गेस्ट आए हैं उनके प्रति जो नेल्सन मंडेला जी हैं आभार व्यक्त करते हैं कि भाई जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारी जीत नहीं है, ये एक कॉमन विक्ट्री है, ये एक कॉमन जस्टिस है सभी लोगों के लिए। किसके लिए? मानवता के लिए। तो ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं दिया, बट बोर्ड में इसके आने के चांसेस होते हैं कि नेल्सन मंडेला जी ने कॉमन विक्ट्री किसको कहा है भाई, ठीक है। व्हाट इज़ कॉमन विक्ट्री? तो आप बता सकते हैं कॉमन विक्ट्री मतलब सभी मानवों की जीत है आज, ये केवल साउथ अफ्रीकन्स की जीत नहीं है। इस वर्ड को ख़त्म करने से पहले अब मैं आपको ये जो इमेंसिपेशन दिया हुआ है यहाँ पे वर्ड मीनिंग, इसको समझे भाई। इमेंसिपेशन का मतलब होता क्या है? आज़ादी। जो उनकी रिस्ट्रिक्शन थी, ठीक है, उन सारी रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म करके अब वो क्या हो चुके हैं, एकदम आज़ाद हो चुके हैं। तो इसको भाई अच्छे से याद कर लेना, इमेंसिपेशन मतलब आज़ादी। जो रिस्ट्रिक्शन लगे थे, जो बाउंडेशन लगी हुई थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आज ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। अब देखो वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी कि आज हमने अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल आज़ादी प्राप्त कर दी है। अब यहाँ पे मैन के अंदर जो ब्लैक वाइट वाला सिस्टम था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट आवर पीपल फ्रॉम ऑल कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो जितने भी प्रकार के डेप्रीवेशन का मतलब क्या होता है भाई? गरीबी से जो सफ़र कर रहे हैं, यानी कि जो उससे जूझ रहे हैं, जेंडर के प्रति जितने भी डिस्क्रिमिनेशन थे, आज सबका अंत हुआ है और एक नए युग की क्या हुई है? शुरुआत हुई है। नेवर नेवर and never again shall it be that beautiful land will again experience the oppression of by one another. The sun shall never set on so glorious on a human achievement. Let's reign freedom. God bless Africa. अब ये अपने भाषण में कहते हैं भाई कि ये जो आज का सूर्य है ये भी क्या कर रहा है, ये भी देख रहा है, और यहाँ पे ये जो जीत हुई है, कॉमन जीत हुई है, ये आज के बाद कभी ऐसा दोबारा नहीं होगा, ये इतिहास बनने जा रहा है। और वो क्या करते हैं? गॉड ब्लेस अफ्रीका। अफ्रीका को जो करे भगवान उसको आगे ले जाए, तरक्की दे बहुत ज़्यादा, इतनी सारी चीज़ें वो अपने भाषण में बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो 3-4 वर्ड हैं जो कि वेल नोन होंगे आप सभी को, क्यों इनमें इतना ज़्यादा टफ कुछ है नहीं। देखो फर्स्ट वर्ड क्या है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इमेंसिपेशन। वर्ड मीनिंग को हमेशा आपको याद करके चलना है भाई, वर्ड मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। वर्ड मीनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि यही आपके राइटिंग स्किल में भी हेल्प करेंगी। ओके चलिए, तो अब देखो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब आपको पता ही है, भेदभाव इन द सेंस मेरी क्लास में पढ़ते हैं 40 स्टूडेंट्स। एक बच्चा पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर है, लेकिन मैं हर बार क्या करता हूँ, उसको जब भी कोई टेस्ट होता है 10 आउट ऑफ 9 दे देता हूँ और मैं और बच्चों के मार्क्स काट लेता हूँ। तो ये क्या हुआ? एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हुआ। हिंदी में बोलेंगे भेदभाव। तो भाई वहाँ पे भेदभाव हो रहा था किस चीज़ के हिसाब से? ब्लैक और वाइट के हिसाब से वहाँ पे भेदभाव चलता हुआ आ रहा था। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। डेप्रीवेशन, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट, यानी कि उनको अपने अधिकारों का जो था क्या हो रहा था, फ़ायदा नहीं मिल रहा था, कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा था, ठीक है। ओरल कंप्रिहेंशन में देख लो, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। फर्स्ट टर्म में क्वेश्चन आ सकता है, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया वॉट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं भाई, यहाँ पे अपना रेड फोर्ट का एग्जांपल दे सकते हो आप। सेरेमनी कहाँ हो रही थी? प्रिटोरिया के अंदर हो रही थी, ठीक है। कैन यू से हाउ 10 मई इज़ एन ओटमन डे इन साउथ अफ्रीका। बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही जो लंबी उनका स्ट्रगल था वो ख़त्म हुआ था और वो आज़ाद हो चुके थे सभी लोग, अब वो आज़ादी की तरफ मूव कर चुके थे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होता है वो आपके क्लास टीचर ही डिज़ाइन करते हैं उसको, ओनली बोर्ड का जो पेपर होता है वो बाहर से बन के आता है। तो उसमें चांसेस बनते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके टीचर के ऊपर भी डिपेंड करेगी ये चीज़।
अब हम इसको लेके बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई व्हाट डज, हाँ इसको 4 को एक बार देख लीजिए। 4 मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को यहाँ पे समझेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, व्हाट डज मंडेला थैंक टू द इंटरनेशनल लीडर फॉर। मंडेला जी उनको थैंक करते हैं किस लिए, यहाँ पे आने के लिए, उनको ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक दिन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 1 और 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं इससे आगे। अ फ्यू moment later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopter troops carrier rolled in a perfect formation over the Union building. It was not only the display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to the democracy, to a new government that had been freely and fairly elected on only moment before. The highest general of the South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbon and medals from days gone by, saluted me and placed. ओके तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। जिस तरीके से आपने हमारे यहाँ 26 जनवरी होती हुई देखी है, उसमें क्या होता है, हमारे एरोप्लेन फ्लाई करते हैं ऊपर। ठीक है, एरोप्लेन्स उड़ते हैं ऊपर से, टैंक जाते हैं नीचे, और आर्मी आती है, बीएसएफ आती है और सीआईएसएफ आती है। इन सारी जो ट्रूप्स होते हैं आते हैं और वहाँ पे अपनी अपनी कलाकारी दिखाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से सारी चीज़ें वहाँ पे भी चल रही हैं। मेजर जो जनरल है वो आए हुए हैं और वो बताने कि भाई जो हमारी फोर्सेस हैं वो बहुत ही लॉयल रहेंगी, और जो इलेक्शन हुए हैं एकदम फ्रीली और फेयर इलेक्शन हुए हैं, इनका वो बहुत ही ज़्यादा साथ देते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब देखो, द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी by the playing of our two nationalist anthem and the vision of white singing Nkosi Sikelel Afrika and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. अब देखो, एक दूसरे को नेशनल एंथम नहीं आता था भाई, ऐसा होता है। देखो जैसे कि हम इंडियन में जन गण मन सभी को आता होगा, मैं बोलूँगा भाई पाकिस्तान का नेशनल एंथम गा दो, तो क्या कोई गा पाएगा? कोई नहीं गा पाएगा, है ना। क्यों नहीं गा पाएगा? क्योंकि नहीं पता। तो इसी तरीके से यहाँ 2 नेशनल एंथम गाए जा रहे हैं, तो दोनों को एक दूसरे के सुरताल नहीं पता होते जो लोग आए हुए थे, लेकिन वो फिर भी क्या करते हैं, वर्ड्स बाय हार्ट, वो दिल से उसको पढ़ते हैं, दिल से उनका साथ देते हैं। ठीक है, एक दूसरे को। अब देखो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं इसके। वाई वर 2 नेशनल एंथम संग, 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए? इसका जवाब आप खुद ही लिखने की कोशिश करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा अभी। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो दोनों नेशनल एंथम हो जाते हैं, वहाँ पे नेशनल एंथम होते हैं, और उसके बाद अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है भाई? खुशी बहुत ज़्यादा जिसको हम कंट्रोल ना कर सकें, ओवरवेल्म विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century, a few years later, the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the basis on the hard set most inhumane society the world has ever known. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right of freedom of all people regardless of the color of their skin. अब देखिए यहाँ पे क्या बात होती है। अब वो बताते हैं नेल्सन मंडेला जी कि जब मैं पैदा हुआ था उस टाइम से सिस्टम चलता हुआ रहा था, वाइट लोग हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, ओवरटर्न कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। फॉर एवर रिप्लेस बाय दैट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस द कलर ऑफ देयर स्किन। अब क्या होगा, कलर के हिसाब से, जो कलर होता है उसके हिसाब से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, स्किन के हिसाब से कोई चीज़ नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसको पूर्ण रूप से बदल चुके हैं। दैट डे हैड कम अबाउट through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never counted or repaid। अब जिन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना किया है, उन सब के बारे में वो बताते हैं कि भाई उनका जो करेज था, उनका जो साहस था,
उसको हम कभी भी क्या नहीं कर सकेंगे, पे नहीं कर सकेंगे, कीमत नहीं दे सकेंगे। अब जैसे कि मैं एज ए टीचर किसी को ट्यूशन पढ़ाऊँ तो मैं उनसे बोल सकता हूँ कि भाई मैं आपसे 1000 रुपीज़ पर मंथ लूँगा, ठीक है, तो उसकी पेमेंट की जा सकती है। लेकिन जो आज़ादी के लिए उन लोगों ने वहाँ पे लड़ाई करी थी, उसका क्या किया जा सकता, उसके खिलाफ उसके लिए कोई पेमेंट उनको नहीं दी जा सकती। दैट इज़ नॉट रीपेड, ठीक है। आप देखो, आई फील दैट डे आई हैव on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। अब वो शुक्रिया करते हैं कि मेरे से पहले जितने लोगों ने इस नोबल काम को करने में मदद की, ये एक बहुत ही क्या था, अच्छी चीज़ थी। और सेक्रीफाई, अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, उनके जो बलिदान थे उनको हम कभी भूल नहीं सकते। 1000 ऑफ माई पीपल हु सफरिंग द करेज कैन नेवर बी काउंटेड। और उसको हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट भी नहीं कर सकते, पे भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, राउट, इस वर्ड को देख लेते हैं। राउट, ओल्ड फैशन फॉर्मल वर्ड डन अचीव्ड। यहाँ पे जो पुराना फैशन होता है जो, उसको ख़त्म करके किसी नई चीज़ को अपनाना, दैट इज़ रोड। प्रोफाउंड, देखो प्रोफाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गहरी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डीप भावनाएं। जैसे कि मान लीजिए आपके मम्मी पापा की जो इमेज है वो आपको, आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी कितनी गहरी सोच है, आपके खुद की नेशन के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा गहराइयों से चीज़ें सोची जाती हैं, डीप और स्ट्रॉन्ग और मजबूत विल होती है। अब प्रोफाउंड क्या थी, यहाँ पे किस लिए ये वर्ड यूज़ हुआ, प्रोफाउंड विल, यानी कि उनके पास क्या थी, एक प्रोफाउंड इच्छा शक्ति थी, बहुत ही अच्छे तरीके से जिन्होंने उनको यूज़ किया उसको आज़ाद कराने के लिए। अब देखो यहाँ पे, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अब वाउंड का मतलब क्या होता है, घाव, एक बहुत ही गहरा घाव मेरी कंट्री के लोगों के बीच में इस अपार्थाइड सिस्टम ने क्रिएट किया था। और इसको अब हमने क्या किया, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट। इस गहरे घाव से निकलने में हमें दशक लगे हैं बहुत ही ज़्यादा, और हमने ब्रूटलिटी का सामना किया है, इन सारी चीज़ों का सामना किया, और हमारे जो बहुत सारे लीडर्स थे उन लोगों ने भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो प्रोफाउंड याद रखना भाई, डीप और स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा वर्ड है प्रोफाउंड। ये कुछ लीडर्स के नाम दिए हैं, ओलाइवर टैम्बो, वॉल्टर सिस्लू, चीफ लुथिली। तो ये सारे वर्ड्स आप आराम से, या इनका कोई यूज़ नहीं है वैसे, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हमारे यहाँ महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इसी तरीके से वहाँ पे ये सारे और लीडर थे, प्रोमिनेंट नेम है जिन्होंने क्या किया, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई करी। लेकिन रिकॉग्नाइज कौन हो पाए, ओनली नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत सारी चीज़ें थी। अब देखो आगे चलते हैं। करेज, विजडम एंड generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such a depth operation to create such height and character. My country is rich in the mineral and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth, its people, finer and truer than the purest diamond. अब बताते हैं, जैसे कि देखो जो ज़मीन होती है उनके अंदर से क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सोइल्स आते हैं तरह तरह के। अब जैसे कि आप देख सकते हैं झारखंड में कोयले हैं, कोयलों की खदानें हैं। अब हमें कोयला प्रोड्यूस करें, हमारे पास बहुत सारी खदानें हैं अलग अलग स्टेट्स में। तो इसी तरीके से हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत भी एक महान देश है। उसी तरीके से वहाँ पे वो बताते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे भी सॉइल के अंदर क्या है, मिनरल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। बीनेथ का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर, ठीक है, अंदर छिपी हुई हैं, जो कि क्या है, एक धन की तरह। लेकिन उसी से ज़्यादा क्या है, यहाँ के जो प्योरेस्ट डायमंड है, यहाँ के जो लोग हैं, जो ज्वेल्स हैं, उन लोगों ने बहुत ही हेल्प करी है, और उनके स्ट्रगल का हम उनको पे भी नहीं कर सकते कभी, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए, रेजिलेंस, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। बहुत पुरानी पॉलिसी चल रही थी वहाँ पे, अब उन सारी चीज़ों को वहाँ से ख़त्म किया जाता है, अटैक करके किसी तरीके से उन सारी चीज़ों को ख़त्म करते हैं। मैं इस पैराग्राफ की आपको हिंदी बताता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली हिंदी बता देता हूँ, और यहाँ पे कुछ अगर इंपॉर्टेंट है तो वो भी बताऊँगा। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ देयर कलर ऑफ स्किन। किसी को भी कभी भी हेट नहीं करना चाहिए उसके कलर को लेके। अगर कोई ब्लैक है तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि कभी भी किसी के कलर को लेके, बैकग्राउंड को लेके उससे हेट नहीं करनी चाहिए, हमें सभी को प्यार से रहना चाहिए। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन नॉट
पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। अगर लोगों को नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, उनको प्यार करना भी पढ़ाया जा सकता है। तो भाई मैं सभी से ये अनुग्रह करूँगा, जितने भी बच्चे हैं नफ़रत ना करें भाई, अपने दोस्तों से प्यार से अनुग्रह करें, प्यार से बातचीत करें, प्यार से रहें, क्लास में पढ़ें और इन्जॉय करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बचती नहीं है इस पैराग्राफ में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा आगे। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं इनके अंदर एक तो क्वेश्चन नंबर मैं टिक कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVIQ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई वर टू नेशनल एंथम संग, क्यों गाए गए थे? क्योंकि वहाँ पे दोनों तरीके के लोग थे, दो तरह की मिलिट्रीज़ थी, इसीलिए वहाँ पे टू नेशनल एंथम गाए गए थे। और इसको बहुत ही अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करें क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। किसी को कोई क्वेश्चन में कोई समझने में दिक्कत हो या उसका आंसर बुक में से समझ ना आए तो आप कमेंट करना, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में भी। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और आएगा भाई, ट्विन ओब्लिगेशन। ट्विन ओब्लिगेशन का इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ओब्लिगेशन। हर एक व्यक्ति के पास दो दायित्व होते हैं, जैसे कि किस किस चीज़ के प्रति? अपनी फैमिली के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, वाइफ के प्रति, चिल्ड्रन के प्रति और अपनी कम्युनिटी के प्रति, अपनी कंट्री के प्रति। शॉर्ट में इस तरीके से समझें इसको, एक व्यक्ति है जैसे कि मैं हूँ तो मेरा अपनी फैमिली को लेके दायित्व बनता है। ठीक है, मैं अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दूंगा, साथ में मेरे को अपनी कंट्री की तरफ भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी केवल फैमिली की तरफ ही ध्यान दूं, मुझे अपने देश के लिए भी कुछ करना है। ठीक है, तो ट्विन ओब्लिगेशन से क्या मतलब था? व्हाट डज ट्विन ओब्लिगेशन मीन टू मंडेला। इसमें आपको यही क्वेश्चन, इसका आंसर यही लिखेंगे आप, फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, चिल्ड्रंस और कंट्री, यही ट्विन ओब्लिगेशन था। तो ट्विन ओब्लिगेशन वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको भी पढ़ने की कोशिश करें भाई, और आंसर को हमेशा आप खुद ही लिखने की कोशिश करा करें। ठीक है, अब देखो, सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फिल दोज ओब्लिगेशंस। अब यहाँ पे किस ओब्लिगेशंस की बात हो रही है? वही ओब्लिगेशंस जैसे कि भाई फैमिली है किसी के पास, फैमिली की भी ध्यान देना और अपनी सोसाइटी की तरफ, अपने कंट्री की तरफ भी ध्यान देना है। ओके, ठीक है, तो कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, इट वॉज ऑलमोस्ट, ये वाला पैरा है, उसको पढ़ रहे हैं हम अभी फ़िलहाल। तो हाँ, ये दो वर्ड, इनएविटेबिलिटी, जिसको अवॉइड ना किया जा सके। ठीक है, अनअवॉइडेबल हो। जैसे कि मान लीजिए आप रोड से जा रहे हैं, रोड पे आपको क्या दिखती है? बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, नॉर्मल कार्स चलती हैं, बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन अचानक से आ जाती है लैम्बोर्गिनी, तो क्या आप उसको अवॉइड कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से यहाँ पे जो बहुत सारे लोगों की जो फुलफिलमेंट होती है, यानी कि आप अपने किसी भी ओब्लिगेशन को अवॉइड नहीं कर सकते, अपने दायित्व को अपनी फैमिली के प्रति और अपनी कंट्री के प्रति किसी को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते, दोनों को आपको लेके चलना होगा। दैट इज़ कॉल्ड ट्विन ओब्लिगेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है नेचुरल बिहेवियर जो किसी का होता है। ठीक है, अपना। अब देखो, इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है भाई भ्रम। ठीक है, सिंपल सा समझ लो, भ्रम। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि भाई भ्रम को आप इस तरीके से समझो जो रियलिटी में ना हो। ठीक है, जो रियलिटी में ना हो वही चीज़ कहलाती है इल्यूजन, दैट इज़ भ्रम। अब यहाँ से पढ़ते हैं, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, as transitory freedom for being able to stay at night, read what I pleased, and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom for achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. अब देखो यहाँ पे आज़ादी को तरह तरीके से समझाया गया। जैसे कि अभी आप लोग बच्चे हो, अभी स्टूडेंट्स हो सारे के सारे, आपकी क्या आज़ादी होगी? आप यही चाहेंगे कि भैया आप रात को पार्टी कर सको, आप अपने फ्रेंड्स के घर जा सको, आपकी फैमिली वाले ये परमिशन दे सकें, लेकिन फ्रीडम हर किसी के लिए अलग अलग होती है। एज ए टीचर अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या आज़ादी है कि भाई मैं अब अपना एक कोचिंग सेंटर इस्टेब्लिश करूं या कुछ और खोलूं, है ना। तो इसी तरीके से आज़ादी का मतलब अलग अलग होता है हर किसी के लिए। अब जब वो बच्चे थे, जब वो स्टूडेंट थे, तो उनके पास आज़ादी का मतलब ये था, लेकिन
वो सिर्फ अपनी आज़ादी की तरफ ध्यान देते थे। जब यंग मैन हुए तो उन्हें याद आया कि भाई लालसा हुई कि मेरे को अपनी कंट्री के लिए भी कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ करना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हाँ, कर्टेल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कर्टेल का मतलब होता है कम हो जाना। ठीक है, कर्टेल का मतलब क्या होता है? कम होना, कम होना। ठीक है, किसी चीज़ का कम हो जाना। बेसिकली आज़ादी की बात ही हो रही है यहाँ पे। आज़ादी को क्या किया गया है? कम कर दिया गया है, किसी की फ्रीडम। हाँ, जो घर वाले होते हैं कभी कभी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं बहुत ज़्यादा कि नहीं आप बाहर नहीं जाओगे, तो ये सारी चीज़ें कर्टेल कर देना। घर वालों ने आपकी फ्रीडम को रिड्यूस कर लिया। बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली आई बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। आई सो दैट इट वॉज जस्ट not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. Then when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom. अब इनके अंदर एक आज़ादी की भूख थी। अब वो ग्रेट कैसे हुई? जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया तो उन्होंने समझ में आया कि भाई मेरे को अपनी फैमिली के लिए नहीं, मेरे को अपने देश के लिए और इनकी आज़ादी के लिए भी लड़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये एक फ़ोटो है, बीच में नेल्सन मंडेला जी खड़े हुए हैं, स्पीच दे रहे हैं आज़ादी के प्रति, ऑफ माई पीपल। अब यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि भाई हमें जो है आज़ाद होना है, अपने लोगों के लिए भी लड़ना है, और हमारे जो जितने भी यंग पीपल हैं मुझे उन सभी के लिए आज़ादी के लिए लड़ना है। और फिर यहाँ पे बात करते हैं कि बहुत सारे लोग, सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा, आना पड़ेगा एक साथ, और तभी हम इस फ्रीडम को पा पाएंगे। ठीक है, इन सारे पैराग्राफ में यही चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेजुडाइज का मतलब देख लीजिए, इसका मतलब होता है भाई भेदभाव। ठीक है, यानी कि कैसा? बायस सुना है आप लोगों ने? बायस, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भी भेदभाव होता है, लेकिन ये न्याय से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि किसी बच्चे की कॉपी का पेज फाड़ दिया किसी ने, सेकंड बच्चे ने, और वो मेरे पास आता है कि सर कॉपी का पेज फाड़ दिया, तो मैं उसको 2 चांटे मार देता हूँ कि भाई जा, बैठ जा। एक और बच्चा आता है मेरे पास, उसने भी पेज फाड़ा हुआ, लेकिन मैं उसको कुछ नहीं कहता, उसको छोड़ देता हूँ। तो ये एक तरीका का क्या हुआ? भेदभाव हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्या बचता है। I knew that oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. अब यहाँ पे बात करते हैं किस चीज़ की भाई, कि देखो ओके, जाते जाते मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि वोकैब सेशन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इंग्लिश में राइटिंग में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, और इन क्वेश्चंस को पढ़ के एक बार लिखने की कोशिश करें। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पे स्टार बना ले, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा वैसे सभी के क्वेश्चंस की, डाउट्स की। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और सेशन आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपके बैच में पढ़ते हैं, एटलीस्ट सभी को पता चल सके कि हाँ भाई यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं इस तरीके से, है ना। ओके, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी।